बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड डिस्कस किए थे which are used to determine the rate of reaction, and now in today's lecture we are going to wind up this session, this unit chemical kinetics। तो इसके लिए हमें कुछ बातें आपके आगे डिस्कस करनी है। मिसाल के तौर पे कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड हाउ कैन वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इन कुछ एनर्जीज का आइडिया हमें होना चाहिए जब हम केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है और जिसमें वाई एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी मौजूद है और एक्स एक्सिस पे हम लोग मेंशन करते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन करते हैं ताकि जनरलाइज हो जाए बात। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए रिएक्टेंट, और ये मेंशन मैं कर दूं प्रोडक्ट। तो लेट्स से कि यहाँ से ये रिएक्टेंट कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो हम ये गौर कर सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट की एनर्जी एक हद तक बढ़ी, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई क्योंकि वाई एक्सिस पे एनर्जी है। ऐसा ही है ना। तो भाई मामला ये है कि आप ये गौर कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो ऐसे फारिग तो बैठे हुए नहीं। रिएक्टेंट्स के पास अपनी भी कुछ एनर्जी पहले से मौजूद होती है। ठीक है। अरे भाई क्या हो गया। तो ये हो गई रिएक्टेंट्स की एनर्जी। ठीक है। ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी फाइनली बड़ी मुश्किल से ड्रॉ हो ही गई। भाई ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, लेकिन आप नोट करें कि रिएक्शन करने के लिए उसको यहां तक एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअली अगर मैं उसको इंडिविजुअली देखूं तो एनर्जी जीरो से यहां तक जा रही है। ऐसा ही है ना। तो मामला कुछ ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट into the product molecules is threshold energy। सही। the amount of energy present in reactant molecules before the initiation of the reaction is internal energy, and the energy in addition of the internal energy to cross the barrier of threshold energy is known as activation energy। ये है मामला।
तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई कि अगर हम इसको मेंशन करना शुरू करें तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। पास्ट एमडीकेट में काफी दफा इसकी डेफिनेशन पूछी गई। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for successful या required for effective collisions। और इफेक्टिव कॉलिजन्स क्या होते हैं भाई? इफेक्टिव कॉलिजन्स का एक सीधा सा मामला है कि जिन कॉलिजन्स के नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो वो इफेक्टिव है, या जिन कॉलिजन्स के नतीजे में रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशो अपना अचीव हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, थ्रेशोल्ड ही हो गई। अच्छा, इसमें अब इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी is the amount of energy present in reactant molecules before the initiation of the reaction। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सिंध बोर्ड में रहते हुए अगर मैं फिल वक्त डिफाइन करूं तो डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एंड इंटरनल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड और इंटरनल एनर्जी के दरमियान का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी in excess of internal energy to reach the barrier of threshold energy। ठीक है भाई, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हुई। अब एक्टिवेशन एनर्जी की जो पहली डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एंड इंटरनल एनर्जी, इस डेफिनेशन की बिहाफ पे इसका फॉर्मूला सिन बोर्ड की बुक में बनता है कुछ ऐसा कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। और ये जो फॉर्मूला है ये कोई छोटा और बेकार सा फॉर्मूला नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे पास्ट एमडीकेट में काफ़ी एमसीक्यूज सिंध रीजन में बन चुके हैं। और बहुत आसान से एमसीक्यू जाते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दी, इंटरनल एनर्जी दे दी, पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दी, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी क्या है। इस तरीके से सवालात प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। अब देखिए भाई, इंटरनल एनर्जी के बाद जितना बड़ा ये गैप होगा ना थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए, उतना ही वक्त लगेगा रिएक्शन को स्टार्ट होने में। क्योंकि जब तक ये जो गैप है, जो इंटरनल से एडिशन स्टार्ट होती है और थ्रेशोल्ड के बैरियर तक जो मीट करना होता है,
ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये गैप जितना बड़ा होगा, ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा, उतना ही रिएक्शन स्लो होता है। तो उस बिहाफ पे हम लोग ये कह रहे होते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी is inversely proportional to the velocity of reaction. एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन की वेलोसिटी उतनी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। 2018 में और 2018 के बाद से लेकर अभी तक कोई 2 से 3 बार ये एमडी कैट में एमसीक्यूज बन चुका है कि भाई फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत हाई है तो बताओ रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन बहुत स्लो होगी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत कम है तो भाई रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। तो इस बिहाफ पे हमारे पास एक डिस्कशन ये बनता है कि द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कैन हेल्प अस टू कैटेगराइज द रिएक्शन। तो हम लिखे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी की बेसिस पे रिएक्शन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द फास्ट रिएक्शन। How can we define fast reaction? Fast reaction are those in which the reaction is completed within seconds or minutes. ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से जो रेट होता है इज अनडिटर्मिनेबल। Rate cannot be determined for the fast reactions. And what are the examples for the fast reactions? All the ionic reactions are the fast reactions. ठीक है भाई। इसी तरीके से एक टाइप होती है मॉडरेट रिएक्शंस। इनकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो रिएक्शन completed in minutes or hours. Rate is determinable. और एग्जाम्पल्स में हम ये पढ़ते हैं कि ऑल दी कोवलेंट रिएक्शंस, especially organic reactions, all the covalent reactions especially organic reactions are moderate reactions। और क्या बात हो सकती है, तीसरी टाइप बनती है वेलोसिटी की बेसिस पे स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन पे तो रिएक्शन completed in months और ईयर्स। ऐसे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको मुकम्मल होने के लिए महीनों या सालों लग जाते हैं। इन रिएक्शंस के लिए भी हम ये कहते हैं कि रेट इज नॉट डिटर्मिनेबल, रेट इज अनडिटर्मिनेबल।
और एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी तरीके से रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट्स, और फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फास्ट, स्लो और मॉडरेट रिएक्शन का डिस्कशन। अब देखें, काइनेटिक्स इज ऑलमोस्ट ऑन इट्स एंडिंग। हमारा आखिरी जो मार्क का है, जो हमने सर्व करना है इस काइनेटिक्स के यूनिट को एंड करने के लिए, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि 2016 एमडी कैट में एक बार सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर्स भाई मालूम होने चाहिए, सारे ही मालूम होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? कंसंट्रेशन, इसी तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और क्या होगा? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, रेडिएशन, एंड द लास्ट वन इज कैटलिस्ट। बहुत ही आसान सा डिस्कशन है, गौर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू रेट लॉ पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स आप इन्वॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा रिएक्शन रेट होगा। तो अगर आप लोग को मैंने ये बताया हो, ठीक है, हमने शायद ये डिस्कस किया हुआ आप लोगों के साथ, ठीक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर किया है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ अभी तक वो डिस्कस नहीं किया। तो ये बात अब आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कंसंट्रेशन का मामला, इसमें क्या डिस्कशन है भाई? इसमें डिस्कशन सिर्फ ये जो डिस्कशन है इसके फिर सवालात बनते हैं। सिर्फ ये डिस्कशन है लेकिन इसके सवालात भी बनते हैं। कैसे? कि भाई फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्लस 2b, ये रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे सी, और आपसे कहे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, what change on rate will be observed?
तो हम देखें यहाँ पे, तो भाई रिएक्शन रेट ए की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ऐसा ही है ना, इक्वेशन आप देखें, इक्वेशन ऐसी है, ए का कोई कोफिशिएंट भी नहीं है। अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो ये ट्वाइस हो गई। क्यों? ये टू हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन वन है तो वन का डबल टू। तो अब जो भी रेट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो रिएक्शन रेट विल बी ट्वाइस। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इफ, बल्कि इसको मैं एक ही बार लिख दूं इस तरीके से, predict the change on rate when, और इसमें पहली कंडीशन ये हो गई, इफ concentration of A is doubled। इसी तरीके से लिखूं, इफ concentration of B is double। आप देखें जरा, तो भाई क्या मामला, बड़ा ही आसान सा मामला है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। इक्वेशन से साफ पता लग रहा है यार, यहाँ पे देखें कोफिशिएंट टू है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बी, which means कि if the initial concentration of A is 1, then after getting double it will be considered as 2। तो 2 का स्क्वायर कितना बनता है, 4। तो रेट की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। कैसे भाई, रेट एक्सप्रेशन बन रही है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इसको अगर हम डबल कंसीडर कर रहे हैं तो डबल किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये सपोज कर लिया भाई पहले वो 1 होगी तो डबल होके वो 2 हो गई। तो जब इसका कोफिशिएंट 2 है तो वो उसकी पावर में भी आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना बना, 4। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। इट विल बी 4th टाइम्स एज इट्स इनिशियल वैल्यू। इस तरीके से सवाल बनेंगे, इसको हम लोगों को डील करना आना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ एक चंद कंडीशन दिया है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको पास्ट एमडीकेट में भी मिलेंगे। ऐसे ही हम देखें एक फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के हवाले से भाई एक बात बहुत ही मायने खैज है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, बट हाउ इट इज नॉट सम क्लियरली एक्सप्लेनेबल। ठीक है, हम ये कह देते हैं कि भाई फला रिएक्टेंट की नेचर है स्लो रिएक्शन की, फला रिएक्टेंट की नेचर है फास्ट रिएक्शन की, तो इस तरीके से कह देते हैं। तो यहाँ पे हम बस इतना लिख देते हैं कि रेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब कैसे डिपेंड करता है ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जैसे कि हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। सो इफ वी से कि द एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, विच मीन्स कि द रेट इज गोइंग टू बी लो। ठीक है जी, हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बातें नहीं आती पढ़ने के लिए। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब आप पढ़ते हैं तो भैया बात कुछ ऐसी है कि टेम्परेचर में क्या क्या पढ़ा जाएगा। टेम्परेचर में आप पढ़ेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the temperature। The rate of reaction is directly proportional to the temperature, but how? Because when we increase the temperature
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ऐसा ही होता है ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। अब जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कॉलिजन्स हैं वो भी बढ़ेंगे। अब जब कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो जितनी शिद्दत से कॉलिजन्स हो रही है वो शिद्दत भी बढ़ेगी, यानी कि इंटेंसिटी या फिर कह लें फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ेगी, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे प्रोडक्ट बनने के, उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट बनने के। तो ये मामला होता है। अब इस बात को हम लोग, जो टेम्परेचर की बात है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक ग्राफ के जरिए। तो भाई ये एक ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पे हमने बना दी एनर्जी, लिख दी एनर्जी। वाई एक्सिस पे हमने बना दिया, लिख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें ये कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। बल्कि इसको और थोड़ा, इसकी पीक को बहुत अच्छे से अगर मैं डिज़ाइन करूं तो ये इस तरीके से होगी, ठीक है जी। अब इसी ग्राफ में मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं, अरे ये डॉटेड लाइन से मैंने मिसाल दे दी भाई इसकी। अब ये जो मार्क है इसको मैंने कह दिया एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है जी। और अब आप वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देख के ये पहचान सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स ने इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस किया। ये रिएक्शन हुआ था एक टेम्परेचर पे जिसको हमने कंसीडर किया T1। अब अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, पहले के मुकाबले में बढ़ा दें, तो हम ये नोट करते हैं कि अब जो है इतने मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। आप ये नोट करें कि ये जो पीक है ये राइट की जानिब भी शिफ्ट होती जा रही है टेम्परेचर बढ़ने पे, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू क्रॉस दिस बैरियर ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। इट मींस कि when we increases the temperature, maximum molecules crosses the barrier of activation energy, which conclusively means increase in reaction rate. This graph says कि T2, the reaction at the T2, या फिर ये कह लें कि द T2 टेम्परेचर, टेम्परेचर जो T2 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इस ग्राफ को नाम दिया जाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
को यहाँ से मिटा, यहाँ पर लिखते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूरा, और यहाँ बाद में हमने लिख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस बोल्ट्जमैन की मदद से हमें एक डिस्कशन करने को मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं थम्स रूल का। इसको हम लोग नाम देते हैं थम्स रूल का। थम्स रूल क्या कहता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, the rate of reaction becomes double. इसका मतलब ये है, इसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के जरिए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये बेसिकली ये कहता है कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हैं तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो डबल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों, इसकी कहानी पूरी सुनते जाना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले के मुकाबले में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, थम्स रूल को हम बोल्ट्जमैन से इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते बिलखुसूस 10 डिग्री तक बढ़ा दें तो वो जो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर रहे होते हैं उनकी तादाद पहले के मुकाबले में डबल हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। इसी तरीके से फिर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें तो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। अब जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 10 डिग्री तक फिर से बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि द रेट ऑफ रिएक्शन the rate for a reaction at 35 degrees Celsius is X. What rate for the reaction would be observed at 55 डिग्री सेल्सियस। क्या मामला है भाई, हमने देखा कि 35 पे वो रिएक्शन हो रहा है। 35 से कहाँ गई वैल्यू, 45 पे 10 करके हम बढ़ाएंगे। 45 से कहाँ गई, 55 पे। तो इसका मतलब है कि ये 10 टाइम्स बढ़ा और फिर ये 10 टाइम्स बढ़ा। तो अगर ये एक वैल्यू x थी यहाँ पे तो यहाँ पे जाते जाते इसका डबल कितना हो जाएगा, 2x, और 2x यहाँ पे जाके डबल होगी तो कितनी हो जाएगी, 4x। सो द रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस वुड बी 4x। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इस थंब रूल से सवाल बनाया भी और आप लोग के आगे डिस्कस भी किया। और फैक्टर्स को देखें तो एक फैक्टर आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को देखें ना तो इसमें एक बात क्या बनती है कि द रिएक्शन रेट, या फिर आप लिखें द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। रिएक्शन में सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता जाएगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन एक बड़ी काम की बात यह है कि दिस फैक्टर इज ओनली
applicable for heterogeneous mixture. भाई क्या मतलब है heterogeneous mixture के इस लफ्ज की क्या मतलब है कि भाई एक रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो दूसरा सॉलिड हो, एक रिएक्टेंट अगर सॉलिड है दूसरा गैस हो तो सरफेस एरिया पढ़ा जाएगा। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो सरफेस एरिया का फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई, एक रिएक्टेंट लिक्विड दूसरा सॉलिड, एक लिक्विड दूसरा गैस, एक गैस दूसरा सॉलिड, इस तरीके से पढ़ा जा रहा है तो सरफेस एरिया पढ़ा जा सकता है। अदरवाइज सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी। एक फैक्टर आता है रेडिएशन। रेडिएशन का डिस्कशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट का पढ़ा, यानी कि हम ये कहते हैं कि रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन रेडिएशन, but we cannot say कि it is directly proportional, it is inversely proportional, because it is not in such a manner के भाई रेडिएशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन दी रेडिएशन मीन्स कि रिएक्शन को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए, उसको उस वेवलेंथ की रेडिएशन मिलेगी तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। ऐसा नहीं है कि उस वेवलेंथ की रेडिएशन ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा होगा। हाँ, जब तक मिलेगी तब तक होगा, कम ज़्यादा करने से मामला नहीं होगा कि भाई उस वेवलेंथ से ज़्यादा की लाइट दे दो तो ज़्यादा रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। या उस वेवलेंथ से कम की रेडिएशन दे दो तो रिएक्शन कम हो, ऐसा नहीं। रेडिएशन फिक्स वेवलेंथ की मिलेगी, रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता। रेडिएशन का ये मामला है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो ये बात भी लिख लें कि भाई दे आर दी फोटोकेमिकल रिएक्शंस which depends upon the radiation, and usually photochemical reactions are zero order reaction, and they are usually zero order reaction. ठीक है जी। और हमारा आखिरी फैक्टर जो कि फैक्टर कम और डेफिनेशन की हेडिंग ज़्यादा है अगर एमडी कैट की रिस्पेक्ट से बात करें, लेकिन थ्योरी की रिस्पेक्ट से तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना आप लोगों से, वरना फिर मैकेनिज्म रूट पे भी इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ हो जाएंगी, हर चीज़ पे लंबी चौड़ी की कहानी हो जाएंगी। हम तो एमडी कैट की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि भाई किस हेडिंग में किस नाम में कितना मालूम होना चाहिए, कितना पूछा जाता है, कितना पूछा जा सकता है, कितना पूछा गया, ये बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हम कहानी खोल के नहीं बैठ सकते आप लोगों का। एमडी कैट में कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो फिर क्या करे बंदा, वो क्या एमडी कैट नहीं दे भाई, वो भी देगा, वो भी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है, तो वो किन बातों के जरिए अपने सवालों को सॉल्व कर सकता है, हम वो बातें यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई जो पूरी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन होती है उसके ऊपर चलना शुरू करें, जैसे कि जो है 8-8 10-10 महीने तक जो प्रिपरेशन चलती है उसमें आप लोगों से बात की जाए, और अगर मुझे एक एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 10-10 12-12 क्लासेस मिले तो मैं भी बहुत खुल के बात करूं, लेकिन हम इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते कि हर चैप्टर की जो है ना 4-4 5-5 वीडियोस भी डालें, और हर वीडियो अगर मैं 2-2 घंटे की 1.5-1.5 घंटे की बना दूं तो भाई ये तो मामला ही खराब हो जाएगा ना। या फिर मैं एक ही वीडियो को जो है 5-5 घंटे की 6-6 घंटे की बना दूँ तो वो फिर अजीब सा मामला हो जाएगा, तो ऐसा बहुत अजीब लगेगा। तो हम वो पॉइंट टू पॉइंट रहते हुए बात करते हैं कि भाई इससे ये सवाल बन सकता है, या फिर इससे ये सवाल बन चुका है, या फिर इसको ऐसे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के हवाले से देखें तो भाई रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन कैटलिस्ट, रेट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट, बिल्कुल। जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन रेट होता है उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि कौन सा कैटलिस्ट है। आइदर इज पॉजिटिव कैटलिस्ट
or is it a negative catalyst? अब पहले तो कहानी चलेगी कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकें, which can alter the rate of reaction. रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकें, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है कैटलिस्ट। अब दे कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट मींस दे इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट, and negative catalyst means they decreases the reaction rate. The negative catalyst is also known as inhibitors. लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट को आप प्रोमोटर्स कहना शुरू कर दो, प्रोमोटर्स अलग होता है। ठीक है, अब कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म होता है उसको कहा जाता है कैटालिसिस। तो हम ऐसा यहाँ पे लिखते हैं अगर कि मैकेनिज्म ऑफ द कैटलिस्ट is considered as catalysis, and this catalysis can be categorized as homogeneous catalysis, and it can be categorized as heterogeneous catalysis. And how can we explain them? We can write कि when catalyst and reaction mixture, यानी कि the reactants is in same physical state, और heterogeneous catalysis में हम लिखते हैं कि when the catalyst and reaction mixture is in different physical state. सही है भाई, ये एक मामला हो गया आपके पास होमोजेनस कैटलिसिस। हीट्रोजेनस कैटलिसिस के हवाले से आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से कैटालिसिस में या कैटलिस्ट में एक आता है ऑटो कैटलिस्ट, या जिसको ऑटो कैटालिसिस भी कहा जा सकता है। अब आप ऑटो कैटलिस्ट की बात करें या ऑटो कैटालिसिस की बात करें, ठीक है, बस मैकेनिज्म और सब्सटेंस का वर्ड आ जाएगा। जैसे ऑटो कैटलिस्ट में सब्सटेंस का लफ्ज आएगा कि ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन starts behaving as a catalyst and increases its own reaction rate. वो सब्सटेंसेस जो बेसिकली किसी रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, मतलब प्रोडक्ट है, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट भाई अगर खुद ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना लग जाए और अपने ही रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ाते हैं, उसको ऑटो कैटलिस्ट कहा जाएगा।
और ये जो मैकेनिज्म है इसको ऑटो कैटलिसिस कहा जाएगा। और एक आखिरी बात करके मैं इसको वाइंड अप करूं इस चैप्टर को, एंजाइम्स। एंजाइम्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज द बायोकैटलिस्ट, एंड दैट्स ऑल गाइस फॉर केमिकल काइनेटिक्स, especially if we talk about एमडी कैट प्रिपरेशन। आई होप कि ये 3 लेक्चर की जो सीरीज होगी इससे काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।